कैरिबियन सागर की गहराइयों में आज भी एक ऐसा राज दफन है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां छुपाना चाहती थीं। 1962 में इस नीले पानी के ऊपर एक ऐसा खेल खेला गया जिसमें दांव पर लगी थी पूरी मानव जाति की जिंदगी, और वो राज आज भी उतना ही खतरनाक है जितना उस वक्त था। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि कैरिबियन सागर सिर्फ एक खूबसूरत समुद्र नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां इंसानी इतिहास के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक अध्याय लिखे गए, और एक ऐसा सच जो आपको अंदर तक हिला देगा। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में बसा कैरिबियन सागर। ये नाम सुनते ही जहन में आता है फिरोजी नीला पानी, सफेद रेत के किनारे और हल्की हल्की समुद्री हवा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जो न तो किसी फिल्म में दिखाई गई, न किसी किताब में पूरी तरह लिखी गई। ये सागर लगभग 27,54,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी गहराई कहीं कहीं 7,686 मीटर तक जाती है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें भी इसमें डूब जाएं तो निशान तक न मिले। उत्तर में क्यूबा, दक्षिण में वेनेजुएला, पूर्व में लेसर एंटिलीज के द्वीप और पश्चिम में मेक्सिको और मध्य अमेरिका, इन सब से घिरा ये सागर भूगोल की नजर से एक परफेक्ट बेसिन है। लेकिन ज्योग्राफी तो बस शुरुआत है। असली कहानी तब शुरू होती है जब आप इस सागर के इतिहास में उतरते हैं, और उतरते जाते हैं और उतरते जाते हैं, और हर परत पर एक नया सच मिलता है जो आपको चौंका देता है। बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस सागर को दुनिया के नक्शे पर रखा। सन 1492 यूरोप में एक नई हलचल थी। स्पेन की महारानी इजाबेला और महाराज फर्डिनेंड ने एक जेनोइस नाविक को 3 जहाज दिए और कहा, जाओ एक नया रास्ता खोजो। उस नाविक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस ने अटलांटिक को पार किया और 12 अक्टूबर 1492 को वो एक द्वीप पर पहुंचे जिसे आज हम बहामास के नाम से जानते हैं। लेकिन कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच गए हैं, इसीलिए उन्होंने वहां के मूल निवासियों को इंडियंस कहा, और ये गलतफहमी इतनी गहरी थी कि आज भी कैरिबियन द्वीपों को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। क्या आप सोच सकते हैं, एक नाविक की गलती ने पूरे एक क्षेत्र का नाम बदल दिया, और वो नाम आज तक चला आ रहा है। लेकिन ये गलतफहमी सिर्फ नाम तक नहीं रही। कोलंबस के कदम रखते ही कैरिबियन में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसने वहां के मूल निवासियों, ताइनो और अरावाक लोगों की पूरी सभ्यता को मिटा दिया। स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड्स, सभी यूरोपीय ताकतें इस सागर पर कब्जा करने की होड़ में लग गईं। सोना, चांदी, गन्ना, तंबाकू, ये सागर यूरोप के लिए एक खुली तिजोरी बन गया था, और इस तिजोरी को भरने के लिए लाखों अफ्रीकी लोगों को जबरदस्ती यहां लाया गया, ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड के रूप में। ये इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे कैरिबियन का पानी आज भी याद करता है। और जब यूरोपीय साम्राज्य इस सागर पर राज कर रहे थे, तब इसी पानी पर एक और ताकत पनप रही थी। एक ऐसी ताकत जो किसी राजा को नहीं मानती थी, किसी कानून से नहीं डरती थी। जी हां, पायरेट्स। 17वीं और 18वीं शताब्दी में कैरिबियन पायरेट्स का गोल्डन एज था, और ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं थी। ये असली खून, असली लूट और असली दहशत थी। इन समुद्री डाकुओं के नाम सुनकर उस जमाने के व्यापारी थर थर कांपते थे। ब्लैकबर्ड, जिसका असली नाम था एडवर्ड टीच, ये शख्स इतना खौफनाक था कि लड़ाई से पहले वो अपनी दाढ़ी में धुआं देने वाली रस्सियां बांध लेता था ताकि उसका चेहरा किसी शैतान जैसा दिखे। दुश्मन उसे देखते ही हथियार फेंक देते थे। फिर था कैलिको जैक रैकहम, और उसके साथ थी 2 महिला पायरेट्स, एन बॉनी और मेरी रीड। जी हां, आपने सही सुना, महिला पायरेट्स। एक ऐसे दौर में जब महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था, एन बॉनी और मेरी रीड समुद्र पर तलवार लेकर लड़ रही थीं। जब कैलिको जैक का जहाज पकड़ा गया और उसके सारे पुरुष साथी डर के मारे छुप गए, तब यही दोनों महिलाएं अकेले लड़ती रहीं। ये इतिहास का वो सच है जो हॉलीवुड ने कभी ठीक से नहीं दिखाया। पोर्ट रॉयल, जमैका का ये शहर पायरेट्स की राजधानी बन गया था। इसे द विकेडेस्ट सिटी ऑन अर्थ कहा जाता था। यहाँ जुआ, लूट और हर तरह का कानून तोड़ना आम बात थी। लेकिन 1692 में एक भूकंप आया
और पोर्ट रॉयल का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया। कुछ लोग कहते हैं ये कुदरत का इंसाफ था, कुछ कहते हैं ये तो बस शुरुआत थी। आज भी पोर्ट रॉयल के अवशेष जमैका के तट के पास समुद्र की गहराई में मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां घड़ियां ढूंढी हैं जो 11:43 पर रुकी हुई हैं, ठीक उस वक्त की जब भूकंप आया था। सोचिए, समय खुद वहां रुक गया। और यहां एक सवाल है आप सभी के लिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप जानते थे कि कैरिबियन में महिला पायरेट्स भी थीं? मुझे यकीन है बहुत कम लोगों को यह पता होगा। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है, वो मोड़ जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी थी। अक्टूबर 1962, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये वो वक्त था जब दुनिया परमाणु युद्ध से महज कुछ घंटों की दूरी पर खड़ी थी और इस सब की शुरुआत हुई थी इसी कैरिबियन सागर में। बात समझिए ध्यान से, कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे को न्यूक्लियर वेपन्स से तबाह करने की तैयारी में थे। क्यूबा, कैरिबियन का एक छोटा सा द्वीप, सोवियत यूनियन का दोस्त बन चुका था और सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने एक बेहद खतरनाक फैसला किया। उन्होंने क्यूबा में सीक्रेट न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात करना शुरू कर दिया, सीधे अमेरिका के घर के दरवाजे पर। 14 अक्टूबर 1962 को एक अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन ने क्यूबा के ऊपर से उड़ान भरी और जो तस्वीरें आईं, उन्होंने वॉशिंगटन को हिला दिया। क्यूबा में सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च साइट्स बन रहे थे। ये मिसाइल्स इतनी ताकतवर थीं कि अमेरिका के किसी भी बड़े शहर, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो को मिनटों में मिटा सकती थीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस था। अगर वो कुछ नहीं करते तो सोवियत यूनियन अमेरिका के दरवाजे पर न्यूक्लियर वेपन्स रख देता। अगर वो क्यूबा पर हमला करते तो सोवियत यूनियन जवाब देता और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती। 13 दिन, सिर्फ 13 दिन, दुनिया एक ऐसे कगार पर खड़ी रही जहां से वापसी नहीं होती। अब यहीं पर वो राज छुपा है जो इस वीडियो में आप पूरी तरह समझ जाएंगे। कैनेडी ने एक तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने क्यूबा के चारों तरफ नेवल ब्लॉकेड लगा दी, यानी समुद्र में अमेरिकी जंगी जहाजों की एक दीवार खड़ी कर दी। कोई भी सोवियत जहाज क्यूबा तक नहीं पहुंच सकता था और अब दोनों महाशक्तियां आमने सामने थीं, कैरिबियन सागर के इसी पानी पर। सोवियत जहाज क्यूबा की तरफ बढ़ रहे थे, अमेरिकन वॉरशिप्स उनका रास्ता रोके खड़े थे। दुनिया सांस रोककर देख रही थी और तब हुआ कुछ ऐसा जो आज भी इतिहासकारों को चौंकाता है। कैरिबियन सागर की गहराइयों में, जहां कोई नहीं देख सकता था, एक सोवियत सबमरीन चल रही थी। उसका नाम था B-59। उस सबमरीन में न्यूक्लियर टॉर्पीडो था, एक अकेला हथियार जो पूरे अमेरिकन नेवल फ्लीट को तबाह कर सकता था। और उस सबमरीन के कैप्टन को आदेश था, अगर ऊपर से कोई संपर्क न हो और हमला हो तो फायर कर दो। अमेरिकन वॉरशिप्स ने उस सबमरीन को डिटेक्ट कर लिया। उन्होंने उसे सरफेस पर आने के लिए सिग्नल भेजे, छोटे छोटे डेप्थ चार्जेस गिराए, लेकिन सबमरीन के अंदर बैठे सोवियत ऑफिसर्स को नहीं पता था कि ये प्रैक्टिस सिग्नल है। उन्हें लगा वॉर शुरू हो गई। कैप्टन वैलेंटीन सविट्स्की ने कहा, हम न्यूक्लियर टॉर्पीडो फायर करेंगे। उस सबमरीन में 3 ऑफिसर्स थे जिन्हें मिलकर यह फैसला करना था। तीनों में से 2 ने हां कह दी, सिर्फ एक ने, वसीली आर्खिपोव ने मना किया। सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक नहीं, और दुनिया बच गई। अगर वसीली आर्खिपोव ने उस दिन हां कह दी होती तो आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, शायद ये दुनिया होती ही नहीं। यही है कैरिबियन सागर का वो राज जो किताबों में दब गया। एक अनजान सोवियत ऑफिसर जिसने अकेले दम पर तीसरी विश्व युद्ध को रोक दिया और दुनिया को उसका नाम दशकों तक पता भी नहीं था। आखिरकार 28 अक्टूबर 1962 को सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल्स क्यूबा से वापस लेने का फैसला किया। अमेरिका ने वादा किया कि वो क्यूबा पर हमला नहीं करेगा और एक सीक्रेट डील में अमेरिका ने टर्की से अपनी मिसाइल्स भी हटाईं। दुनिया बच गई, लेकिन कैरिबियन सागर के उस पानी ने जो देखा
वो उसने कभी नहीं भुलाया। लेकिन दोस्तों, ये सागर सिर्फ युद्ध और खून की कहानियों का गवाह नहीं है। इसके अंदर एक ऐसी दुनिया बसती है जो शायद इस धरती की सबसे खूबसूरत चीज है और जो आज सबसे बड़े खतरे में है। कोरल रीफ्स, मूंगा चट्टानें। क्या आप जानते हैं कि कैरिबियन सागर में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम मौजूद है? मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ, जो मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला से लेकर होंडुरास तक फैली है, ये लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है। इसे रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है और ये नाम बेकार नहीं है। जरा सोचिए, समुद्र के अंदर एक पूरा शहर, रंग बिरंगे कॉरल्स जो किसी आर्किटेक्ट ने नहीं बल्कि लाखों साल की प्रकृति ने बनाए हैं। नारंगी, पीले, बैंगनी, हरे, हर रंग वहां मौजूद है। पैरट फिश जो कॉरल खाती है और उसे रेत में बदल देती है। जी हां, कैरिबियन की वो सफेद रेत जिस पर आप छुट्टियां मनाने का सपना देखते हैं, वो असल में मछली का मल है। ये सच थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही प्रकृति का जादू है। इन रीफ्स में 65 स्पीशीज ऑफ कॉरल हैं, 500 से ज्यादा स्पीशीज ऑफ फिश हैं और हजारों तरह के समुद्री जीव हैं। हॉक्सबिल सी टर्टल्स जो हजारों साल से इसी सागर में तैर रही हैं। मैनेटीज, समुद्री गायें जो इतनी शांत और धीमी हैं कि पुराने नाविक इन्हें मरमेड समझ लेते थे। हाँ, मरमेड की लेजेंड असल में इन्हीं मैनेटीज से आई है। लेकिन यहां एक बेहद चिंताजनक सच है। पिछले 50 सालों में कैरिबियन की कोरल रीफ्स का लगभग 50% हिस्सा नष्ट हो चुका है। क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और जब पानी गर्म होता है तो कॉरल्स ब्लीच हो जाती हैं, यानी वो अपना रंग खो देती हैं और धीरे धीरे मर जाती हैं। 2005 में एक ही साल में कैरिबियन की आधी कोरल रीफ्स ब्लीच हो गईं। ये अब तक की सबसे बड़ी कोरल ब्लीचिंग इवेंट थी। और अगर ये रीफ्स मर गईं, तो समझिए इस पूरे इकोसिस्टम का क्या होगा। लाखों मछलियां बेघर हो जाएंगी, लाखों लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी और वो फिरोजी पानी जिसके लिए कैरिबियन मशहूर है, वो एक मुर्दा समुद्र बन जाएगा। यहां एक जरूरी सवाल, क्या आप मानते हैं कि हम अभी भी इन कोरल रीफ्स को बचा सकते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, ये बहस बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो कैरिबियन को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ती है, पनामा नहर। पनामा नहर ये सिर्फ एक नहर नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है और इसकी कहानी भी उतनी ही नाटकीय है जितनी कैरिबियन की बाकी कहानियां। 19वीं शताब्दी के अंत में एक सवाल था जो हर शिपिंग कंपनी को परेशान करता था। अगर आपको अटलांटिक से पैसिफिक जाना है तो आपको पूरे साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना होगा, केप हॉर्न से होकर, जो दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक है। हजारों किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफर, हफ्तों की देरी और जान का खतरा। तो क्यों ना एक शॉर्टकट बनाया जाए? क्यों ना पनामा की पतली जमीन को काटकर दोनों महासागरों को जोड़ दिया जाए? फ्रांस ने पहले कोशिश की 1880 में। फर्डिनांड डी लेसेप्स, जिन्होंने सुएज कैनल बनाया था, उन्होंने पनामा कैनल का भी बीड़ा उठाया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पनामा की जमीन सुएज से बिल्कुल अलग है। यहां घना जंगल था, पहाड़ थे और सबसे खतरनाक मलेरिया और येलो फीवर। 20,000 से ज्यादा मजदूर बीमारी से मर गए। फ्रांस का प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया। फिर अमेरिका ने हाथ आगे बढ़ाया। 1904 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। डॉक्टर विलियम गॉर्गस ने मॉस्किटोज को कंट्रोल किया और बीमारी को रोका। 10 साल की मेहनत, 75,000 मजदूर और लगभग $375 मिलियन का खर्च, और 1914 में पनामा चैनल खुल गई। आज इस नहर से हर साल लगभग 14,000 जहाज गुजरते हैं। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 5% इसी नहर से होता है। एक जहाज को अटलांटिक से पैसिफिक जाने में अब सिर्फ 8 से 10 घंटे लगते हैं, जबकि पहले हफ्तों लगते थे। ये नहर पनामा को हर साल लगभग $3 बिलियन की कमाई देती है। लेकिन इस सारी खूबसूरती के बीच, इस व्यापार के बीच, इस इतिहास के बीच
कैरिबियन पर हर साल एक ऐसा खतरा मंडराता है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। हरिकेन्स, समुद्री तूफान। कैरिबियन को हरिकेन बेल्ट भी कहा जाता है। जून से नवंबर तक ये 6 महीने इस क्षेत्र के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। और जब कोई हरिकेन आता है तो वो सिर्फ तूफान नहीं होता, वो एक रोटेटिंग मॉन्स्टर होता है। सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा, 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की हवाएं और साथ में भयानक बारिश और समुद्री लहरें। 2017 का हरिकेन मरिया पुएर्तो रिको में आया। एक रात में पूरे द्वीप की बिजली चली गई। 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। नुकसान हुआ लगभग $90 बिलियन का। पूरे पुएर्तो रिको को रिकवर होने में सालों लग गए और कुछ इलाके तो आज भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए। 1998 का हरिकेन मिच सेंट्रल अमेरिका में इतनी तबाही मचाई कि होंडुरास के तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था, हमने 50 साल का विकास एक हफ्ते में खो दिया। 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये आंकड़ा नहीं है, ये 11,000 जिंदगियां थीं। और अब इस सागर की सबसे गहरी, सबसे अनसुलझी, सबसे रोमांचक सच्चाई पर आते हैं। वो राज जिसकी बात इस वीडियो की शुरुआत से हो रही थी। कैरिबियन सागर में एक जगह है जिसे दुनिया बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। ये फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और पुएर्तो रिको के बीच का वो इलाका है जहां दशकों से जहाज और हवाई जहाज बिना किसी निशान के गायब होते रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल रियल है या नहीं। असली सवाल ये है कि 1962 में जब वसीली आर्किपोव ने न्यूक्लियर टॉर्पीडो फायर करने से मना किया, तब उस सबमरीन B-59 का आगे क्या हुआ? वो सबमरीन कहां गई? उसके बाद सोवियत यूनियन ने उस मिशन की डिटेल्स को दशकों तक क्यों छुपाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी कैरिबियन की गहराइयों में कुछ ऐसा है जो दुनिया नहीं जानती? जवाब है हां। 2002 में पहली बार एक डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सामने आया जिसमें यह कंफर्म हुआ कि B-59 के अलावा उस वक्त कैरिबियन में 3 और सोवियत सबमरीन थीं, सभी न्यूक्लियर आर्म्ड। और इनमें से एक सबमरीन B-130 इतनी खराब हो गई थी कि उसे सरफेस पर आना पड़ा। अमेरिकन फोर्सेस ने उसे घेर लिया लेकिन फायर नहीं किया क्योंकि केनेडी ने आदेश दिया था कि पहले कोई गोली नहीं चलाएगा। एक तरफ न्यूक्लियर सबमरीन, दूसरी तरफ अमेरिकन वॉरशिप्स और बीच में था कैरिबियन का वो शांत नीला पानी जो उस वक्त भी उतना ही खूबसूरत था, जो जानता था कि ऊपर क्या हो रहा है लेकिन बोल नहीं सकता था। कैरिबियन सागर यही है, एक सागर जो खूबसूरत भी है और खौफनाक भी, जो इतिहास का गवाह भी है और भविष्य का आईना भी। कोलंबस की गलतफहमी से लेकर पिराट्स के खजाने तक, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की दहशत से लेकर कोरल रीफ्स की खामोश मौत तक, पैनामा कैनाल के इंजीनियरिंग मिरेकल से लेकर हरिकेन्स की तबाही तक, ये सागर एक पूरी दुनिया है अपने आप में। और वसीली आर्किपोव, वो शख्स जिसने दुनिया बचाई, उसे उसकी जिंदगी में कभी वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जिसका वो हकदार था। 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी ओल्गा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, वो जानते थे कि उन्होंने क्या किया था लेकिन उन्होंने कभी इसका बोझ नहीं उठाया, वो बस मुस्कुराते थे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कैरिबियन की कोई तस्वीर देखें, वो फिरोजी पानी, वो सफेद रेत, तो याद रखिए कि उस पानी के नीचे और उसके इतिहास में कितनी कहानियां दबी हैं, कितने राज हैं, कितने बलिदान हैं। ये सागर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये इंसानी इतिहास का सबसे जिंदा म्यूजियम है। और दोस्तों, अगले वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जो कैरिबियन से भी ज्यादा गहरी है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है और जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज भी एक मत नहीं हैं। उसे मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो वीडियो आते ही आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर इसने आपको कुछ नया सिखाया, अगर आप भी उस एक पल में वसीली आर्किपोव के साहस को फील कर पाएं, तो लाइक जरूर करना यार। बस एक क्लिक, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ, एक नए रहस्य के साथ।